अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो माई सेल्फ जीम पिताफी। एज यू नो कि हम रिवीजन क्लास स्टार्ट की हुई थी हमने करंट अफेयर के बारे में CSPs के प्लेटफॉर्म पे। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, फ्रॉम चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर टू मिडल ईस्ट तक। और आज जो है हमारा टॉपिक होगा दैट वुड इंक्लूड अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं हम उनको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो 3 से 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अफ़गानिस्तान के बारे में जिसको हमने समझना है। हम सबसे पहले एक ब्रीफ बैकग्राउंड लेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में कि उसका बैकग्राउंड और उसका US विदड्रॉल और वो कॉजेज उसके सारी चीज़ें उसको देखेंगे। और उससे भी सेकंड तौर पे हम देखेंगे कि जो तालिबान रिजीम है वहाँ पे उसके चैलेंजेस को हम देखेंगे कि तालिबान रिजीम के चैलेंजेस क्या हैं। और थर्ड नंबर पे हम इम्प्लीकेशंस देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जितनी भी तालिबान रिजीम के बाद और USA विदड्रॉल के बाद डेवलपमेंट हुई है उसकी इम्प्लीकेशंस और इम्प्लीकेशन को हम ग्लोबल लेवल पे देखेंगे, रीजनल लेवल पे देखेंगे और फिर स्पेसिफिक स्टडी करेंगे इम्प्लीकेशंस ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशंस क्या हैं, अफ़गानिस्तान जो पूरा क्वैगमेर बना हुआ है इससे रिलेटेड। और फिर हम देखेंगे इस मामले पे कि पाकिस्तान को थ्रेट्स कौन से हैं प्रॉस्पेक्ट्स के बेसिस पे। और फिर हम देखेंगे जो करंटली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर एक इशू है जिसे आप रिफ्यूजी क्राइसिस कहते हैं, इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर गोइंग थ्रू दिस ऑल थिंग्स हम स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। अफ़गानिस्तान का बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक स्टेट है जो साउथ एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है और पाकिस्तान की नेबरिंग स्टेट है। और अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो उसकी एक तरफ से सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, चाइना का बॉर्डर उसको लगता है, द लेंथीस्ट बॉर्डर इज पाकिस्तान एंड देन देयर इज ईरान। तो ईरान, सेंट्रल एशिया, चाइना एंड पाकिस्तान, इसके साथ जो है ईरान के बॉर्डर्स टच होते हैं। अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स। एंड वाई? बिकॉज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेट्स ने, एम्पायर्स ने इसको कब्जा करने की कोशिश की, एनेक्स करने की कोशिश की, बट फाइनली वो सारे यहाँ से जो है वो नाकाम होके वापस गए। इन हिस्ट्री बैक्स फ्राम जो है ग्रीक्स पहले आए यहाँ पे अलेक्जेंडर के दौर में, और उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद यहाँ पे सोवियट्स आए, और रिसेंटली यहाँ पे अमेरिकन की बात होती है। अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है कोल्ड वार के दरमियान। कोल्ड वार में अफ़गानिस्तान के अंदर एक अपना रिजीम था वहाँ पे, और कोल्ड वार होती है USSR और USA के दरमियान, जो कि हमने प्रीवियस क्लास पहले भी हमने डिटेल्स से डिस्कस की थी। और इसके बाद जो है सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी थी थोड़ी एक्सपेंशनिस्ट होने की वजह से वो 1979 के अंदर अफ़गानिस्तान को जो है वो एनेक्स करता है आके, और फिर उसके अगेंस्ट अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की हेल्प करके जो है हेल्प से उसको खिलाफ एक वॉर चलती है, वहाँ पे अफ़गान वॉर कहते हैं। और वो वॉर चलती 1990s के अंदर जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो वॉर ख़त्म हो जाती है, और फिर सोवियत यूनियन यहाँ से विदड्रॉ करके वापस चला जाता है। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर स्टार्ट होती है बिटवीन अमंग डिफरेंट फैक्शंस इन अफ़गानिस्तान, जहाँ से फिर तालिबान जो है वो आगे आते हैं। और ये 1990 से 1996 तक ये वॉर चलती है, और 1996 में मेजर ऑफ द पार्ट जो है अफ़गान तालिबान जो है वो उसको कैप्चर कर लेते हैं और उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। और फिर ये गवर्नमेंट चलती है 2001 तक। 2001 के अंदर 9/11 के अटैक्स होते हैं, और उस अटैक्स के अंदर अमेरिका जो है वो इल्ज़ाम लगाता है अलकायदा पे, उसके उसामा बिन लादेन पे, जो उस टाइम पे अफ़गानिस्तान में था। फिर वो वहाँ पे अटैक करता है आके 2001 के अंदर। और फिर यहाँ पे हुकूमत आती है USA बैक्ड हुकूमत आती है, होती है अफ़गानिस्तान की, बट USA बैक्ड हुकूमत होती है यहाँ पे आती है। और वो वहाँ पे ये उसके बाद सिचुएशन चलती है, यहाँ पे अमेरिका ही रहता है। और फिर 2019 के अंदर जो है अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है, और वो यहाँ पे एक डील साइन करता है जिसे दोहा डील कहते हैं तालिबान के साथ।
और फिर यहाँ से अमेरिका उसी डील को मटेरियलाइज करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए 2021 अगस्त में यहाँ से विथड्रॉ करके चला जाता है। और उससे बाद लेकर अभी तक वहाँ पे एक तालिबान की गवर्नमेंट बैठी हुई है, तालिबान रजीम है वहाँ पे, जो वहाँ पे चल रहा है। ये ब्रीफ सी हिस्ट्री थी जो हमने अफगानिस्तान के बारे में देखी। अभी क्वेश्चन ये पैदा होता है ब्रीफली कि यहाँ पे जो अमेरिका यहाँ से विथड्रॉ करके गया, और उससे पहले ये था कि अमेरिका आया क्यों था, इसके डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है, रीजंस हैं। एक रीज़न ये है कि अमेरिका इसलिए 2001 में आया यहाँ पे कि एक तो उसको एक दहशतगर्दी का ख़तरा था, उस टाइम पे टेररिज्म, वॉर ऑन टेरर स्टार्ट किया कि उसको ख़त्म करना था। अलकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, अफगानिस्तान में बैठी थी, वहाँ पे आया। दूसरा आर्गूमेंट ये आता है कि चाइना यहाँ पे अमेरिका यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि वो चाइना को कंटेन करना चाहता था अपनी रीजन के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर बैठ के। तीसरी एक्सप्लेनेशन ये आती है कि अमेरिका रशिया को कंटेन करना चाहता था, उसकी जो सेटेलाइट स्टेट्स हैं सेंट्रल एशियंस, वहाँ पे इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाना चाहता था। चौथी एक्सप्लेनेशन हमें ये मिलती है कि ईरान जब उस टाइम पे एक इनकलाब के बाद एक रिवीनस स्टेट के तौर पे इमर्ज हो रहा था, तो उसके ऊपर भी नज़र रखनी थी। पांचवी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि पाकिस्तान के ऊपर भी नज़र रखनी थी। 1990s के बाद जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, न्यूक्लियर पावर बना पाकिस्तान, तो अमेरिका को उसके ऊपर हमेशा से डाउट रहा, तो पाकिस्तान पे भी नज़र रखनी थी। और एक छठी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि जो अमेरिका का पोस्ट कोल्ड वार एरा है, जिसमें उसने डेमोक्रेसी को फ्लोरिश करना था, तब वो डेमोक्रेसी को फैलाने के लिए भी, स्प्रेड ओवर करने के लिए भी यहाँ पे आया था। तो देयर आर डिफरेंट एक्सप्लेनेशन जो दी जाती हैं। बट यहाँ से अमेरिका विदड्रॉ करके क्यों गया, इसके बारे में भी डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं। एक एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि यहाँ पे जो अमेरिका था उसके कुछ मिलिट्री ब्लंडर्स हुए, मिलिटरली उसकी मिलिट्री यहाँ पे आई तो सही, बट वो स्ट्रेटेजिकली इतनी इक्विप्ड नहीं थी इस टेरेन से और यहाँ के इन्वायरमेंट से, जो वॉर का इन्वायरमेंट था, जिसकी वजह से उसको शिकस्त हुई। और दूसरी रीज़न था उसके यहाँ से विदड्रॉ करने का, दैट वाज पॉलिटिकली अमेरिका अफगानिस्तान को उतना नहीं समझ पाया, उसको उस तरीके से टैकल नहीं कर पाया जैसे उसको करना चाहिए था। जैसा कि यहाँ पश्तून मेजॉरिटी में थे, बट उसने सपोर्ट जो की वो जो नदरन अलायंस था इन लोगों को की जाके, जिसकी वजह से उसको यहाँ पे निकलना पड़ा, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी उसको नहीं मिल सकी। थर्ड जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है यहाँ से निकलने की, वो थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी दिया जाता है कि जो अफगानिस्तान है एक ट्राइबल सोसाइटी होने के साथ साथ जो वहाँ पे एक पश्तून वली और वहाँ पे एक जो जिसे इब्न खल्दून ने असाबिया का कॉन्सेप्ट दिया था, असाबिया का सॉलिडरिटी जो थी उनकी, इसकी वजह से भी वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे टेक नहीं पाया, उसको यहाँ से निकलना पड़ा। और पांचवी ये है कि अमेरिका के अंदर भी एक प्रेशर बिल्डअप हो गया था कि 20 साल तक जो अमेरिका यहाँ पे मिशन लेके आया था वो पूरा नहीं हो रहा था। ट्रंप की पॉलिसीज ऐसी थी कि उसने डिसंगेजमेंट करनी थी वर्ल्ड जो वॉर जोन्स थे वहाँ से, और अमेरिका खुद एक इंपीरियल ओवर स्ट्रेचिंग का शिकार हो रहा था, जिसकी वजह से उसको यहाँ से निकलना पड़ा और वो फाइनली 2021 के अंदर निकल के चला गया। और फिर यहाँ पे आता है कौन सा रिजीम, यहाँ पे तालिबान आते हैं, और तालिबान रिजीम यहाँ पे जो है वो एक्सरसाइज होता है, और अभी तक यहाँ पे कौन चल रहा है, तालिबान रिजीम चल रहा है। अभी क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो तालिबान रिजीम है इसको कुछ चैलेंजेस भी हैं कि या नहीं है। अगर अफगान रिजीम की बात की जाए चैलेंजेस की, तो अफगान रिजीम इज फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस इस दौर के अंदर। उसमें सबसे बड़ी जो चैलेंजेस आपको नजर आते हैं वो नजर आते हैं आपको दो किस्म के। कुछ तालिबान रिजीम को इंटरनल चैलेंजेस हैं और कुछ तालिबान रिजीम को एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। इन जो अफगानिस्तान का इशू है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की बात आती है उस हद तक, तो ये दोनों चैलेंजेस क्या हैं, इन्हीं चैलेंजेस को ज़रा हम ब्रीफली देखने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हम जो अफगानिस्तान के कुछ इंटरनल चैलेंजेस हैं, हम इंटरनल चैलेंजेस को देखेंगे अफगान रिजीम को, और फिर हम चले जाएंगे कहाँ पे जो एक्सटर्नल इनके चैलेंजेस हैं उनके ऊपर जाने की हम कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान के या अफगान रिजीम की इंटरनल चैलेंजेस को, तो हमें सबसे पहले जो इंटरनल चैलेंज नज़र आ रहा है दैट इज इंटरनल लेजिटिमेसी का सबसे बड़ा इशू है अफगान रिजीम को, के जो इंटरनल लेजिटिमेसी वो कैसे गेन करेंगे विद इन अफगानीज, कि अफगानीज उनको एक्सेप्ट कर, लेजिटिमाइज दे दें कि भाई आप हमारी गवर्नमेंट हैं, सॉवरेन है और हम आपके साथ रहना चाहते हैं। और दूसरा जो चैलेंज है दैट इज गवर्नेंस चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए।
और चूँकि 20 साल तक ये खित्ता जो है, ये कंट्री जो है, ये एक वॉर जोन के अंदर रही है। तो नाउ अफगान तालिबान हैज़ टू मेक अ गवर्निंग मॉडल। वो कौन सा देंगे गवर्निंग मॉडल? इस्लामिक होगा, इस्लामिक में कौन सा वर्जन होगा, कितनी स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाएगा वहाँ पे, ये सबसे बड़ा दूसरा इशू नजर आता है। तीसरा अल्टीमेटली जो इंटरनल इशू आता है वो इकोनॉमिक इशू है फॉर अफगान जो है तालिबान, बिकॉज इकोनॉमी अफगानिस्तान की इतनी कोई बेहतर नहीं है। 2022 तक तो अफगानिस्तान की जो 40% जीडीपी था वो फॉरेन एड से आती थी, तो अभी फॉरेन एड भी बंद है। तो ये कैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जनरेट करेंगे अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए? तो दिस इज आल्सो द बिगेस्ट चैलेंज। एंड देन जो फोर्थ चैलेंज है वो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का चैलेंज है, जो कि करंटली अफगानिस्तान इज फेसिंग ब्रेन ड्रेन, यानी वहाँ पे स्किल्ड लोग जो थे, वहाँ पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड प्रोफेशनल, वो सारे वो इस विदड्रॉल के बाद अफगानिस्तान की जो तालिबान है उनकी एक खौफ की वजह से यहाँ से निकल गए हैं। तो जब वो निकले हैं यहाँ से, तो कैसे यहाँ पे लोग लाए जाएंगे जो अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत को पूरा कर सकें? इसी तरीके से जो फिफ्थ है वो है कुछ इंटरनल रिफ्ट्स हैं विद इन तालिबान, बिकॉज तालिबान भी अभी कहा जाता है कि वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड हो चुके हैं। कुछ ऑर्थोडॉक्स इस्लाम जो हैं वो तालिबान हैं, पुराने उस रह रहे हैं, और कुछ जो मॉडरेट तालिबान हैं, 2.0 तालिबान कहा जाता है। उन दोनों के दरमियान चूँकि जो ऑर्थोडॉक्स तालिबान हैं, जो पुराने कंजर्वेटिव तालिबान हैं, हार्ड लाइनर तालिबान हैं, वो तो शरिया लॉ के लिए और अपने पूरे मिशन के लिए लगे थे। जो मॉडरेट हैं उनका थोड़ा वेस्ट के साथ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ मिल जाने का, उनके साथ चलने का जो है वो प्रेगमेटिक अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। तो इन दोनों सिचुएशंस में से, इन दोनों में किस तरीके से रैंक्स जो हैं वो बराबर होंगे, यानी दोनों के दरमियान आपस में रिलेशन कैसे बेहतर स्टेबल हो सकते हैं कि फैक्शंस क्रिएट ना हो ज़्यादा और दोनों मिल के काम करें, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा है, चैलेंजिंग टास्क लग रहा है अफगान तालिबान के लिए कि किस तरीके से करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है कुछ इंटरनल जो चैलेंजेस हैं अफगान रजीम के लिए, और फिर है जनाब इनके लिए कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। और एक्सटर्नल चैलेंजेस में इनके लिए सबसे पहले एक्सटर्नल लेजिटिमेसी क्राइसिस है कि अभी तक किसी भी स्टेट ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ ओपन नहीं किए, उनको लेजिटिमेसी इंटरनेशनल नहीं मिली है, और वो अल्टीमेटली तब तक मिलेगी जब यूएनओ से और मेजर पावर्स की तरफ से ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो ये मेजर पावर्स को किस तरीके से कन्विंस करेंगे, परसुएड करेंगे कि वो इनको लेजिटिमेसी दें और ये अपना पूरा प्रोसेस, अपनी एम्बेसीज ओपन करें, सारी चीज़ें, ताकि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे दुनिया के इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर अपने रोल प्ले कर सकें। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है एक्सटर्नल के हिसाब से। दूसरा, सिक्योरिटी थ्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट सीम्स टू एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस। इंटरनल भी हो सकते हैं, दोनों में आ सकते हैं, और उसमें से जो सबसे बड़ा इशू है वो है इनके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनको इन्होंने टैकल करना है। और सबसे बड़ा जो ग्रुप आ रहा है वो ISKP है, ठीक है, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, जो कि तालिबान का जो है वहाँ पे मुखालिफ है। उसके अलावा TTP का किरदार है कि उसको क्लियर बताना है, स्टेटस शो करना है इन्होंने इधर विद उसके साथ इनकी क्या पॉलिसी होगी, किस तरीके से डील करना होगा। ये सिक्योरिटी वाइज भी सबसे बड़ा चैलेंज इनको ISKP के यानी कि खुरासान जो प्रोविंस है उसका नज़र आ रहा है, और साथ में TTP के इश्यूज़ को भी इन्होंने जो है वो सॉल्व करना है। इसी तरीके से एक्सटर्नली देखा जाए तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की प्रोविज़न भी एक सबसे बड़ा इशू है एक्सटर्नल तौर पे इनके लिए, कि जो इनसे वादे लिए गए थे क्या ये उसको पूरा करेंगे कि नहीं पूरा करेंगे। ह्यूमन राइट की प्रोविज़न कितनी होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वुमेन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की, उसके बारे में भी दे हैव टू परसुएड द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसी के साथ साथ फॉरेन एड, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाहर से जो इन्होंने एड लेना है तो उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरीके से परसुएड करेंगे, ये भी इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और साथ में लास्टली जो पास्ट लेगेसीज हैं, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि पास्ट लेगेसीज जो तालिबानों के साथ एक एग्जिस्ट करती रही हैं हमेशा से, कि उनके जो वुमेन राइट्स की कटेलमेंट है, ह्यूमन राइट्स की कटेलमेंट है, एग्जीक्यूशंस हैं उनकी, और डिफरेंट लॉज हैं,
उन लॉज ये जो 90s के तालिबान थे उनके साथ जुड़ी हुई थी। तो उससे ये खुद को डिटेच कैसे करेंगे इस 21st सेंचुरी के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग टास्क फॉर द तालिबान कि दुनिया को बताना है कि ये वो वाली सीन नहीं, वी आर वेरी डिफरेंट राइट नाउ। तो ये पास्ट लेगेसीज को साइड पे करना भी इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये आपको चैलेंजेस नजर आए हैं अफगान इशू के अंदर। अभी हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और हम थोड़ा सा जाएंगे किसके ऊपर, इम्प्लीकेशंस के ऊपर जाएंगे कि अमेरिकन विथड्रॉल और उसके बाद जो तालिबान रजीम का आना है उसके इम्प्लीकेशन क्या है। इम्प्लीकेशन हम सबसे पहले ग्लोबल देखेंगे और फिर हम रीजनल की तरफ मूव करेंगे। और जब ग्लोबल की बात करते हैं तो सबसे पहला हमें नजर आता है ग्लोबली सबसे बड़ा चैलेंज है फॉर दी यूएसए लेड वर्ल्ड ऑर्डर। अगर आपको पता हो, मेरी पहली क्लास के अंदर मैं डिस्कस किया था कि अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर जो है एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर और लिबरल डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, अलायंसेस, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अमेरिका जो कि एक बैलेंसर का रोल प्ले कर रहा था, अमेरिका जो खुद को एक हेजमॉन की सूरत में देख रहा था यूनिपोलैरिटी के अंदर, अगर वो कंट्री शिकस्त खा के यहाँ से गई है तो इट मीन्स के उसकी हेजमनी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है, उसकी मिलिट्री माइट के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है, उसकी एक इंटरनेशनल ऑप्टिक्स के लिहाज से सबसे बड़ा सेटबैक है और लिबरल डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है ग्लोबली स्पीकिंग। तो अमेरिकन हेजमनी बड़ी शेक हुई है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। इसी के साथ साथ ही दूसरा ग्लोबल इम्पैक्ट ये भी आ सकता है आफ्टर इट्स, जिसे कहते हैं आपकी जो विथड्रॉल है उसके बाद एक नैरेटिव है, जो एक वेस्टर्न नैरेटिव है अगेंस्ट इस्लाम जो एक आता है, और वो ये कि एक पॉलिटिकल इस्लाम के अंदर के टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज़म का, तो वो भी दोबारा रिवाइव हो सकता है अगर ये अपनी पॉलिसीज़ ऐसी प्रोवाइड करते हैं जो वेस्ट को अगेन ये मौका प्रोवाइड कर देगी कि एक नैरेटिव प्रोवाइड करें, जैसे कि वॉर ऑन टेरर अगेंस्ट पाकिस्तान इस्लाम के अंदर हुआ था कि भाई दे आर टेररिस्ट, दे आर एक्सट्रीमिस्ट। तो ये दोबारा मौका प्रोवाइड हो सकता है वेस्ट को, एक नैरेटिव दोबारा वापस आ सकता है, दोनों कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और इनकी पॉलिसी की वजह से वो जस्टिफाई भी हो सकता है। इसी तरीके से तीसरा जो है आपको इम्प्लीकेशन ग्लोबल नजर आता है वो कि एक जो इस्लामिक सिस्टम है उसके ऊपर भी ये हो सकता है कि डिफरेंट जो मुस्लिम स्टेट्स के लीडर्स हैं वो इस इशू को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट्स। कि अगर अफगानिस्तान के अंदर जो रिजीम है वो स्टेबल बन जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट लॉज या उनकी जो है एक असर्टिव पॉलिसीज़ की वजह से, सो दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय डिफरेंट मुस्लिम लीडर्स इन देयर कंट्रीज़, कि वो भी करें कि वी आल्सो वांट सिस्टम लाइक अफगानिस्तान। तो ये भी एक बड़ा सेटबैक होगा ग्लोबली, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके ऊपर कंटेनमेंट, उसके ऊपर कटेलमेंट के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं ग्लोबली स्पीकिंग। और ये तीन ग्लोबल आपके इम्प्लीकेशन है। फिर कुछ रीजनल इम्प्लीकेशंस हैं। रीजनल इम्प्लीकेशंस में हमें सबसे पहले रीजनल स्टेट्स की तरफ देखना होगा, जहाँ पे हमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स नजर आती हैं अफगानिस्तान की एक तरफ। सेंट्रल एशियन स्टेट्स की बात की जाए तो ये रशियन इन्फ्लुएंस के अंडर रही हैं और उनके लिए एक विथड्रॉल के बाद एक बड़ी फ़ायदेमंद बात ये हुई है कि उनके यहाँ सिक्योरिटी और इकोनॉमी के जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी बेटर हो सकते हैं, बिकॉज जो अमेरिका था वो उन स्टेट्स के अंदर इंटरवीन करके वहाँ पे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स और इनकी बात करता था, डिफरेंट एनजीओज़ को वहाँ पे एक्टिवेट करके, जो कि रशिया के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था। खुद जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो कि अथॉरिटेरियन है, वहाँ के लीडर्स के लिए सबसे बड़ा मसला था, बिकॉज वो अथॉरिटेरियन थे, वो डेमोक्रेसी को, जैन आइडियल्स को इतना नहीं मान रहे थे। तो अमेरिका कोशिश कर रहा था कि ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों के साथ डिफरेंट एनजीओज़ को एक्टिव करा के वहाँ पे उनको उनके लीडर्स के खिलाफ किया जाए। तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चांसेस थे जो कि एक पर्सपेक्टिव से हिसाब से थोड़े से रुक जाएंगे। और थोड़ा सा इसका इम्प्लीकेशन नेगेटिव भी जा सकता है कि अमेरिका के होते हुए कुछ स्टेबिलिटी थी बॉर्डर्स के अंदर, बट अगर वहाँ से निकल गया है तो अगर अफगानिस्तान के अंदर दोबारा कोई इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, वॉर इन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है, तो उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर हो सकता है और वहाँ पे सिक्योरिटी के हालात बहुत ही ख़राब भी हो सकते हैं। इसी तरीके से फिर हम चाइना की तरफ मूव करते हैं रीजन में। तो चाइना के लिए ये बिल्कुल ही विनिंग सिचुएशन है,
बिकॉज अमेरिका का वहाँ से जाना चाइना के लिए बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा, अमेरिका इस रीजन के अंदर जो यूगर मुस्लिम्स थे उनके इश्यूज को एक्सप्लॉइट भी कर सकता था अगेंस्ट चाइना। तो चाइना के लिए बड़ा एक रिलीविंग है कि अमेरिका यहाँ से विथड्रॉ करके चला गया। और तालिबान और अमेरिका के रिलेशन भी बड़े अच्छे जा रहे हैं। ये एक कॉरिडोर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। चाइना ने पहले से रिलेशन उनके साथ बेहतर रखे हुए थे, इतनी जो है रिलेशन को ख़राब नहीं किया हुआ था, क्योंकि चाइना का पर्सपेक्टिव ये था कि आगे अमेरिका जब विथड्रॉ करके जाएगा तो ये नेबरिंग स्टेट्स हैं तो ये हमारे साथ रहेंगी, तो ये उनको भी फायदा होगा एक हिसाब से। और चाइना जो है वो अपना CPEC और BRI को भी एक्सपेंड कर सकता है टुवर्ड्स अफगानिस्तान, इन अफगानिस्तान टू सेंट्रल एशिया, इन सेंट्रल एशिया टू रशिया की तरफ मूव कर सकता है। तो उसके लिए ये बड़ी एक फायदे की बात हुई है। ईरान के लिए भी ये एक फायदे की बात हुई है। इसका इम्प्लीकेशन बड़ा पॉजिटिव गया है। रीज़न के जब अमेरिका बैठा था ईरान के साथ तो ईरान को हमेशा खतरा होता था कि अमेरिका यहाँ से इंटरवीन कर सकता था उनकी एयर बेसिस के ऊपर या उनके एयर स्पेस के ऊपर। जब अमेरिका यहाँ से निकल गया है तो ईरान के लिए भी रिलीविंग है। और दूसरा, ईरान और अफगानिस्तान के रिलेशन बेहतर भी हो सकते हैं इकोनॉमिकली, चूँकि इनके बॉर्डर्स मिलते जुलते हैं, तो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट इस मामले में ईरान को बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। और ईरान के लिए ख़तरे की बात तब बनेगी जाके अगर यहाँ पे कोई सिविल वॉर इरप्ट होती है और यहाँ पे एक सेक्टेरियन वायलेंस जन्म देता है, तो देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर ईरान टू कंट्रोल। और टिल नाउ ईरान भी इस डेवलपमेंट से बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ठीक जा रहा है। फिर इंडिया आता है, और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया को नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा, बिकॉज जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसके अंदर इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था। जो एक नेक्सस था रॉक का, CIA और NDS का, वो एक किस्म से टूटा है यहाँ से। और इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पे, डैम्स के अंदर, इवन पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी वहाँ पे, और छोटे बहुत प्रोजेक्ट्स थे। सॉफ्ट पावर के ऊपर भी फोकस कर रहा था, इनके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना इंडिया के अंदर, तो उसकी पूरी इन्वेस्टमेंट फिलहाल साइड पे चली गई है। तो इंडिया को इससे बड़ा सेटबैक आया है, अनलेस दोबारा रिलेशन दोबारा इनके बिल्डअप हो अफगान तालिबान के साथ। नाउ लेट्स कम ऑन पाकिस्तान के ऊपर इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो हमें क्या नज़र आते हैं। जब पाकिस्तान की इम्प्लीकेशंस की बात की जाती है तो हमारे लिए दोनों चीज़ें हैं, वी हैव होप्स एज वेल एज वी हैव हर्डल। अगर हम होप्स की बात करें सबसे पहले, तो ख्याल ये था कि जो पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है जो बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान के साथ लगता है, ये रिलेटिवली सिक्योर हो सकता है, क्योंकि पहले जब अमेरिकन गवर्नमेंट बैठी थी तो उस टाइम पे बहुत ही इनसिक्योर था। वी वर नॉट इन पोजीशन टू टॉक विद देम, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टर्स इन्वॉल्व थे। अभी चूँकि सिर्फ तालिबान हैं तो तालिबानों के साथ बात करना, उनके साथ नेगोशिएट करना बड़ा ईजी रहेगा पाकिस्तान के लिए। तो एक वेस्टर्न बॉर्डर रिलेटिवली सिक्योर हो सकता है, नॉट ऑल कंप्लीट। और दूसरा जो है, वहाँ पे डिफरेंट प्रोक्सीज काम कर रही थी और उनको डिफरेंट जो ग्रुप्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे। पर्टिकुलरली जो वहाँ पे राव और इंडीज का एक नेक्सस बना हुआ था, जो वहाँ पे डिफरेंट हेड आउट्स थे, वहाँ से प्रोक्सीज को भेजते थे पाकिस्तान। हमारे ख़ास करके जो नदरन एरियाज़ हैं वहाँ पे या वेस्टर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे, तो रिलेटिवली वो भी कम हो जाएंगे, तो जिससे पाकिस्तान को अगेन एक लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भी रिलेटिवली ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तीसरा, TTP के लिए एक स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, क्योंकि पहले TTP एक वैक्यूम क्रिएट था ना कम्प्लीटली तालिबानों की वो थी कंट्रोल था, ना अमेरिका का था, तो डिफरेंट एक्टर्स इन्वॉल्व थे वहाँ पे। तो TTP आराम से एक्ट करके फिर भाग जाना, आराम से आना जाना था। तो अभी चूँकि सिर्फ तालिबान है वहाँ पे, और अगर वहाँ पे कुछ TTP कुछ करती भी है तो पाकिस्तान विल बी इन पोजीशन टू टॉक विद अफगानिस्तान कि व्हाई इट इज़ डूइंग सो एंड व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन द TTP। तो TTP की जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिलेटिवली कम हो जाएंगी रिलेटिवली, और उनकी स्पेस कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। और अगर होप्स में बात की जाए तो एक नए जो हैं आपके कॉमर्स और ट्रेड के जो हैं वो रूट्स भी ओपन होंगे पाकिस्तान के लिए। अच्छा खासा ट्रांजिट ट्रेड है हमारा इनके साथ, अफगानिस्तान के साथ, जो तुर्कम बॉर्डर के ऊपर, और इस सारी सिचुएशन के अंदर। इसी तरीके से एक और भी हमारे लिए होप है, पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है इसका, वो ये हो सकता है कि CPEC के लिए एक बड़ी अच्छी पोजीशन हो सकती है, बिकॉज CPEC अगर रुका हुआ है तो अफगानिस्तान का एक बड़ा रोल था इंस्टेबिलिटी का रीजन के अंदर। अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है तो CPEC का रास्ता अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया और फिर रशिया की तरफ आराम से एक्सटेंड
हो सकता है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। ये तो पाकिस्तान के ऊपर हमने देखा कि जो थे कुछ होप्स हैं हमारे लिए, बट साथ में कुछ हर्डल्स भी हैं या कुछ चैलेंजेस भी हैं जो तालिबान रजीम के आने से और अब अमेरिका के विथड्रॉल होने से हुए हैं। उनमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि पाकिस्तान में जो एक राइट विंग आइडियोलॉजी है या राइट विंग जो ग्रुप्स हैं जो डोरमेंट थे पहले, वो दोबारा राइज हो सकते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म का ख़तरा ज़्यादा बढ़ सकता है वहाँ पे आने के लिए। दूसरा ये है कि रिफ्यूजी प्रॉब्लम जिसको हम आगे डील करेंगे बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जब स्टेबिलिटी आ गई है अफ़गानिस्तान में तो हमारे पास जितने भी अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं वी हैव टू सेंड देम बैक। तो वापस जाना और उनके लिए पॉलिसीज़ उनको लेके जाना और वो सारी चीज़ें, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसी तरीके से अफ़गान तालिबानों के ऊपर ट्रस्ट को मेंटेन करना कि पाकिस्तान कितने हद तक उन पर ट्रस्ट कर सकता है, कि ट्रस्ट डेफिसिट तो नहीं आ जाएगा दोनों के दरमियान, इसको भी पाकिस्तान लुक आफ्टर करना है, जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और साथ साथ में जो है यहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट के साथ रिकग्निशन का भी इशू है कि पाकिस्तान कब कैसे और क्यों करेगा, किस टर्म एंड कंडीशंस पे करेगा, तो कब करेगा रिकग्निशन, इसका भी पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा इशू जो है वो आ सकता है। ये तो विथड्रॉल और तालिबानों के आने की कुछ हमने इम्प्लीकेशन देखे पाकिस्तान के ऊपर, होप्स भी हर्डल्स भी। अभी हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के लिए ऑप्शंस क्या मौजूद हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान रिगार्डिंग अफगानिस्तान। पॉलिसी की बात की जाए, ऑप्शंस की बात की जाए, तो एक्सटर्नली स्पीकिंग व्हाट पाकिस्तान कैन डू, एक्सटर्नली पाकिस्तान कैन डू मेनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, अगर इस पूरे स्पिलओवर इफेक्ट से बचना है तो बॉर्डर फेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान इस पर काम पहले भी कर रहा था, इसको मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो काफ़ी चीज़ें आप डील कर सकते हैं बॉर्डर फेंसिंग के साथ या बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ। नंबर 2, हमने कुछ इंटरनली भी काम करना है इस मामले के ऊपर के जो यहाँ पे पर्टिकुलरली उस रीजन के अंदर जो अफगान पश्तून्स हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं विद इन पाकिस्तान, जो पश्तून हैं उनको डील करने की ज़रूरत है, उनको रिड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी वो एक वल्नरेबिलिटी ना बने अफगानिस्तान के लिए, जिसको बाद में हमारे ही खिलाफ जो है वो यूज़ किया जा सके। तो उनकी ग्रीवेंसेस को डील करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ ही देयर इज़ अ डेयर नीड टू न्यूट्रलाइज TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान। देयर मस्ट नॉट बी एनी नेगोशिएशंस, बल्कि उनके साथ बिल्कुल सख्ती से निपटा जाए, उनको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है रीजन से, जिससे आप स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो दोनों इनके दरमियान। और साथ साथ में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर भी पाकिस्तान को फोकस करने की ज़रूरत है, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड को एक्सटेंड करके, जिससे आपके रिलेशन उनके साथ और बेहतर हो सकते हैं। और साथ साथ में जो है पाकिस्तान वर्ल्ड के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको पाकिस्तान एक अपील भी कर सकता है कि वो अफगानिस्तान से सैंक्शंस को अपलिफ्ट कर दें, और अफगानिस्तान की एड के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट स्टेट्स को अपील की जा सकती है कि वो आएँ और अपन पार्टिसिपेट करें अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, ताकि ये आगे चल के बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट ना हो इस पूरी सिचुएशन के अंदर। इसी के साथ साथ जो है पाकिस्तान को एक कांस्टेंट डिप्लोमेटिक जो कनेक्शन है वो अफगानिस्तान के साथ बना के रखने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। द थिंग इज़, क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करेंगे तो आपके लिए सबसे बड़ा इशू होगा। ये तो आपने एक्सटर्नल लेवल पे देख के पाकिस्तान क्या कर सकता है। और साथ साथ में कुछ इंटरनल चीज़ें भी हैं जिसको पाकिस्तान ने फोकस करना है, और इंटरनली पाकिस्तान जो है वो जो है अपनी पहली बात तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है विद इन कंट्री, और फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटजिक क्लैरिटी लेके आने की ज़रूरत है रिगार्डिंग अफगानिस्तान। और जो थर्डली है नेगोशिएशंस को, और साथ साथ में जो ऑफिशियल नेगोशिएशंस हैं उनको डील करने की ज़रूरत है यहाँ पे। सिर्फ ये नहीं बल्कि सिक्योरिटी वाइज भी पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर विद, ताकि कल को कोई भी ऐसा एक्शन हो तो पाकिस्तान विल बी इन पोजीशन टू रिस्पॉन्ड इट, टू रिटेलिएट इट। उसके लिए हमें अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। फोर्सेस में
हमारी रेंजर्स आती है, पैरामिलिट्री फोर्स जितनी भी हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है। और साथ साथ में हमें इसके साथ साथ जो है इंटेलिजेंस बेस्ड जो चीज़ें हैं उसको भी ठीक है, इंटेलिजेंस के नेटवर्क क्रिएट करने की ज़रूरत है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और साथ साथ में जो है देयर शुड बी नॉट एनी नेगोशिएशन, कंप्रोमाइज नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं है विद दोज एलिमेंट्स हु आर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और हु आर इन्वॉल्व इन द किलिंग्स ऑफ इनोसेंट। तो ऐसे ग्रुप्स के साथ कोई भी कंप्रोमाइज जो नेगोशिएशन है, सेटलमेंट है, वो नहीं होनी चाहिए। साथ साथ जो है पाकिस्तान को अपने इमिग्रेशन प्रोसीजर्स को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, बैंक ट्रांजेक्शन्स को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे जो है टेरर फाइनेंसिंग ना हो सके, यहाँ पे जो टेररिस्ट की आइडेंटिटी है वो बड़ी क्लियर हो सके यहाँ पे, ताकि उनको कोई भी ऐसा मौका ना मिले। ये कुछ इंटरनल मैटर्स हैं जिसको पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से डील कर सकता है। ये थे हमारे कुछ पाकिस्तान के लिए प्रोस्पेक्ट। आपने देखा कि ऑप्शंस हमारे लिए इंटरनल और एक्सटर्नल, और अभी हम देखने की कोशिश करते हैं किसको, हम थोड़ा सा रिफ्यूजी क्राइसिस को देखने की कोशिश करेंगे कि ये रिफ्यूजी का प्रॉब्लम जो है एक्चुअली क्या है, और इस रिफ्यूजी के प्रॉब्लम को किस तरीके से पाकिस्तान डील कर सकता है और ये क्या है, इसको ज़रा थॉरली एनालाइज करने की हम कोशिश करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट रिफ्यूजीज प्रॉब्लम इन पाकिस्तान कि ये क्या है और इसको किस तरीके से डील किया जा सकता है फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसको हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, और वो पार्ट हमारा एसेंस के अंदर आएगा कि हम सबसे पहले ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली वी विल लुक एट दैट व्हाट डज मीन बाय रेफ्यूजी। रेफ्यूजी है क्या, या रेफ्यूजी क्राइसिस क्या है, और फिर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि पाकिस्तान में रेफ्यूजी क्राइसिस कब से इन्वॉल्व हुआ, और फिर हम जो है करंट स्टेट देखेंगे, और फिर कॉजेज देखेंगे इस क्राइसिस की कि क्यों हम रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपेट्रिएशन हो रही है इनकी, और फिर हम चैलेंजेस देखेंगे, उसकी इम्प्लीकेशंस, और कुछ प्रोस्पेक्ट्स और कुछ रिकमेंडेशंस के ऊपर जाएंगे। सो अगर हम रिफ्यूजी की बात करें तो रिफ्यूजी क्या है। यूएनओ का एक 1951 में एक कन्वेंशन है ऑन रिफ्यूजी। वो डिफाइन ये करता है रिफ्यूजी को कि रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जो अपनी ओरिजिनल स्टेट से बाहर जाते हैं किसी और स्टेट के अंदर, और क्यों जाते हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। और रीजंस क्या हो सकता है, वो रीजंस ये हो सकता है कि उनको खतरा हो किसी परसिक्यूशन का, वहां पे कोई जनरलाइज्ड वायलेंस हो, या वहां पे कुछ ऐसे और सर्कमटेंसेस हों जिससे एक पब्लिक ऑर्डर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो रहा हो। उस सिचुएशन के अंदर दे आर अलाउड कि वो किसी और स्टेट में चले जाएं, यानी जहाँ पे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो, जहाँ पे वायलेंस हो, लाइन ऑफ सिचुएशन ठीक ना हो, परसिक्यूशन हो, जिनोसाइड हो जिसे आप कहते हैं, तो वो लोग जब किसी और स्टेट में जाते हैं उनको हम आईडीपीज रिफ्यूजीज कहते हैं। उसके अगेंस्ट एक और टर्म आता है जिसे आईडीपीज कहते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। वो किसी भी इस इशू की वजह से डिस्प्लेस होते हैं, बट दे डिस्प्लेस फ्रॉम विद इन अ कंट्री। तो वो एक रीजन से दूसरी रीजन में आ सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर, बट जो रिफ्यूजी है वो एक दूसरी कंट्री के अंदर जा सकता है अकॉर्डिंग टू यूएनओ के हिसाब से। रिफ्यूजी क्राइसिस एक बड़ा इंटरनेशनल फिनोमिना है। दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी रिफ्यूजीज की तादाद है जो हमें नज़र आती है। अगर रिसेंटली देखा जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 35.3 ग्लोबली रिफ्यूजीज हैं दुनिया के अंदर। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की जब बात आती है तो उसके अंदर, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो हैं वो पैलेस्टीनियंस हैं रिफ्यूजीज, जो 1948 के बाद बने, और भी डिफरेंट पैलेस्टीनियन सबसे ज़्यादा हैं। और 35.3 में से अगर देखा जाए तो तकरीबन 339.300 इतने रिफ्यूजीज हमें नज़र आते हैं। किसके अंदर? सिर्फ जो रिफ्यूजीज हैं वो हमें नज़र आते हैं अपने घर की तरफ जो मूव करते हैं, और 41% इस पूरे रिफ्यूजीज में से हमें नज़र आते हैं कौन वहाँ पे, वो ज़्यादातर बच्चे हैं जिनकी एजेस बहुत ही कम हैं। तो यानी कि इस पूरी रिफ्यूजी क्राइसिस के अंदर वुमेन्स और जो चिल्ड्रन हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो सफ़र कर रहे हैं, ग्लोबली स्पीकिंग।
आफ्टर ग्लोबल इंसाइट्स अभी हम थोड़ा सा मूव करके आते हैं पाकिस्तान की तरफ, और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो रिफ्यूजी क्राइसिस की स्टार्टिंग होती है ये अफ़गानिस्तान से होती है, और ये स्टार्ट होती है तकरीबन 1970s के दौर के अंदर। और क्यों होती है, बिकॉज 1970s के अंदर मैंने पहले बताया कि अफ़गान वॉर शुरू हो गई, यूएसएसआर और जो है तालिबानों अफ़गानिस्तान के अंदर, और उससे काफ़ी रिफ्यूजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मूव करके आए। फिर हमें पता चलता है कि इस पूरी अफ़गान वार के बाद जिसमें मैंने बताया कि 1977 से स्टार्ट होती है चीज़ और ये 90s तक चलती है जाके, 1996 तक चलती है जाके, तो तकरीबन सारे मूव किया है पाकिस्तान की तरफ। बॉर्डर बहुत बड़ा था, और बॉर्डर इतना वो तो पोरस बॉर्डर था, तो वहाँ पे आना बड़ा इजी था। दूसरी जो हमें वेव नज़र आती है रिफ्यूजीज़ के पाकिस्तान के अंदर, वो 9/11 के अटैक्स के बाद आती है। जैसे वहाँ पे अमेरिका ने अटैक किया, अमेरिका ने वहाँ पे ऑक्यूपाई किया अफ़गानिस्तान को, तो काफ़ी सारे जो वहाँ के अफ़गान रिफ्यूजीज़ थे वो वहाँ से पाकिस्तान आ गए। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन तीसरी जो वेव नज़र आती है रिफ्यूजीज़ की, वो हमें नज़र आती है तकरीबन 2021 के बाद, 21 के बाद, जब अमेरिका ने विथड्रॉल किया वहाँ से जाके, और फिर काफ़ी ज़्यादा जो रिफ्यूजीज़ थे वो तकरीबन वहाँ पे, वो तकरीबन कहा जाता है कि 6 लाख के करीब, 60 हज़ार के करीब, 60 से 80 हज़ार के करीब जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, जो रिफ्यूजीज़ हैं वो पाकिस्तान की तरफ मूव करके आए। ये थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी जिसको हमने देखा। ये जितने भी रिफ्यूजीज पाकिस्तान में आए हैं तो इनका पाकिस्तान में लीगल स्टेटस क्या है? लीगल स्टेटस की बात की जाए तो इन रिफ्यूजीज को पाकिस्तान में 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी हमें नजर आती है, वो हैं जो पैदा ही यहाँ पे हुए हैं और वो बड़े भी यहाँ पे हुए हैं, दे आर बॉर्न इन पाकिस्तान, दे आर रेज्ड इन पाकिस्तान, एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जो हमें नजर आती है वो ये है कि दे हैव प्रूव ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे एज अ रेफ्यूजी आए हैं एंड दे आर रजिस्टर्ड। और जो तीसरी कैटेगरी हमें मिलती है वो ये है कि वो लोग जो जिनको अफगान सिटीजन की का कार्ड हासिल है पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से, ये तीसरी कैटेगरी है। और जो चौथी कैटेगरी हमें नजर आती है वो ये है कि जिनका कोई नाम पता नहीं है, 2021 के बाद जो आए हैं, मतलब उनके पास ना कार्ड है अफगान नेशनलिटी का, ना उनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, और ना उनके पास जो है वो यहाँ पे पैदा हुए ना कुछ हुए। चौथी कैटेगरी के अंदर जो है ये हमें नजर आ रहे हैं। ये 4 कैटेगरीज हैं। करंटली स्पीकिंग अगर बात की जाए तो अफगान रेफ्यूजीज की अकॉर्डिंग टू यूएनओ तकरीबन 1.3 मिलियन जो अफगानीज हैं उनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, और इसी के साथ साथ जो है तकरीबन 8,80,000 के करीब वो हैं जिनको लीगल राइट है यहाँ पे रहने के लिए पाकिस्तान के अंदर। और जो तीसरी कैटेगरी है तकरीबन 1.73 मिलियन जो अफगान रिफ्यूजीज हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, दे आर अनरजिस्टर्ड। ये रिसेंट स्टेटमेंट आई है, तो ये अनरजिस्टर्ड हैं। ये हमें करंट स्टेट नजर आ रही है इस मामले के ऊपर। करंट स्टेट के बाद अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या पॉलिसीज फॉलो की इनको रिपेट्रिएट करने के लिए। और रिपेट्रिएट करने के लिए पाकिस्तान ने 3 किस्म की पॉलिसीज बनाई। पहली जो फर्स्ट फेज था उसके अंदर ये था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान ने फिर फेज 2 स्टार्ट किया, उसके अंदर जो अफगान सिटीजन्स हैं जिनके पास कार्ड है अफगानिस्तान के यहाँ पे रह रहे हैं उनको भेजा जाएगा। और जो तीसरी पाकिस्तान का फेज है उसके अंदर जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है जिनके पास एज अ रिफ्यूजी के तौर पे उनको भेजा जाएगा। तो 3 कैटेगरीज पॉलिसीज पाकिस्तान ने बनाई, तीनों पे जो है फॉलो किया गया है, और कुछ गए हैं कुछ नहीं है, इनका हम एनालिसिस अभी आगे करते हैं। तो ये पाकिस्तान की 3 किस्म की पॉलिसीज थी। अभी एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दैट रिपेट्रिएशन, डिपोर्टेशन। इसके बारे में डिफरेंट कॉजेज थे जिसकी वजह से पाकिस्तान इनको वापस भेजना चाह रहा है। पहला कॉज जो था पाकिस्तान का क्लेम ये है कि अफगानिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्टेबल बन गई है। जब बन गई है तो पाकिस्तान अभी इनको वापस जाना चाहिए। और जो यूएन के अंदर वो जो मैंने बताया आपको कन्वेंशन है रेफ्यूजीज के ऊपर, वो भी यही कहता है कि रेफ्यूजीज तब वापस आ सकते हैं जब उस पेरेंट कंट्री की जो
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बेहतर बन जाए, उनको वो खौफ ना हो जिससे वो गए थे, तो वापस आ सकते हैं। और पाकिस्तान के पास ये प्रूव है, डिफरेंट रिपोर्ट्स आई हुई हैं, उन रिपोर्ट्स के अंदर ये बताया गया है कि अफगानिस्तान के हालात ठीक हैं, तो चूंकि अफगानिस्तान के हालात ठीक हैं देयरफॉर दे शुड गो बैक। तो एक तो ये रीज़न है जिसकी वजह से इनको वापस भेजा जा रहा है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो गई है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस का भी मसला था। एक जो नेशनलिस्ट नैरेटिव था पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से भी भेजा जा रहा है। वो इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, दे आर क्लेमिंग कि अफगान रेफ्यूजीज़ की तादाद ज़्यादा होने की वजह से उनमें डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, उनकी अपनी एथनिक ग्रुप्स कम होते जा रहे हैं सिटीज़ के अंदर, अर्बन एरियाज़ के अंदर, और अफगान रेफ्यूजीज़ ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं इनको भेजा जाए वापस, जो वो खुद माइनॉरिटीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये मेजॉरिटी में आ गए। और ये सबसे ज़्यादा क्लेम हमें सिंध की तरफ से आ रहा है, कराची जैसे एरियाज़ के अंदर, और जो उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसकी तरफ से आ रहा है कि वो उनकी डेमोग्राफिक चेंजेस हुई हैं, वो माइनॉरिटी में आ गए, ये मेजॉरिटी में चले गए, तो उनके फुल क्लेम है कि भाई इनको वापस भेजा जाए नेशनल एस्पायरेशंस के तौर पे। तीसरा जो है हमें वो इकोनॉमिक फैक्टर नजर आता है सबसे बड़ा, और बहुत ही बड़ा शेयर है ये जो अफगान रेफ्यूजीज़ हैं उनका पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी के अंदर। जितने भी बड़ी मार्केट्स हैं बिग सिटीज़ के अंदर, पर्टिकुलर कराची के अंदर, जहाँ पे जो इकोनॉमिक शेयर है वो रेफ्यूजीज़ का है, और उनकी इकॉनमी अनस्ट्रक्चर्ड है, उनकी कोई नाम पता भी नहीं है, और जो सिटीजन्स हैं यहाँ के उनकी इकॉनमी कितने शेयरिंग्स हैं नहीं, इन्होंने ज़्यादा की हुई हैं, और ये कभी यहाँ पे रहेंगे कभी जा भी सकते हैं। तो इस वजह से इकोनॉमिक बर्डन भी थे ये पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि उनको वापस भेजा जाए ताकि पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट हो सके। इसी तरीके से चौथा रीज़न हमें सिक्योरिटी थ्रेट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट अफगान जो रिफ्यूजीज़ हैं, बिकॉज कुछ तो अफगान रिफ्यूजीज़ वही हैं जो मजबूरी में आए हैं, बट उनकी शेप के अंदर वो विक्टिम कार्ड यूज़ करके जो यहाँ पे डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं फ्रॉम अफगानिस्तान साइड। तो पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं कि ये रिफ्यूजीज़ के नाम पे पाकिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसको फैलाया जा रहा है। और उसमें रिसेंट अगर स्टेटमेंट देखी जाए, जो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है उसने कहा है, जिसने कहा है कि पाकिस्तान में तकरीबन इस साल 2023 के अंदर 24 सुसाइड बम्बिंग्स हुई हैं, और उसमें से जो 14 जो वाक़े हुए हैं 14 वो अफगान नेशनल्स की तरफ से हुए हैं, और वो यहाँ पे रिफ्यूजीज़ बन के बैठे हुए थे। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस तरीके से टीटीपी को सपोर्ट करने में भी अफगान रिफ्यूजीज़ के कुछ एक्टर्स का हाथ है, कुछ इंडिविजुअल्स का हाथ है, वो इसी का बहाना बना के यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती है, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलती है, शेल्टर मिलता है, जिससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो सिक्योरिटी वाइज इशूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ इशूज़ थे जिसके बेस के ऊपर अफगान तालिबा जो रिजीम अफगान जो हैं रेफ्यूजीज़ हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। करंट स्टेट, ग्लोबल कंडीशंस, पॉलिसीज़, कॉजेज़ के बाद अभी हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं जिसकी वजह से इसको ह्यूमन क्राइसिस कहा जा रहा है, इस पूरे डिपोर्टेशन के प्रोसेस को। तो चैलेंजेस क्या हैं इस पूरी पॉलिसीज़ के अंदर? सबसे पहला जो हमें चैलेंज नज़र आ रहा है वो एक रैपिड पॉलिसी के तौर पे आ रहा है कि इट इज़ अ वेरी रैपिड एंड इट इज़ अ वेरी सडन पॉलिसी, और उसका मतलब एक कि शॉर्ट टेन्योर दिया गया है, शॉर्ट डेडलाइन दी गई है रिफ्यूजीज़ को यहाँ से निकलने के लिए। ये विद इन मंथ्स की बात हुई है, और विद इन मंथ्स के अंदर जो जब उनकी इतनी ज़्यादा टाइम हो गया और सारी चीज़ें, उसके लिए ये प्रिपेयर्ड नहीं थे। इनको यहाँ से जाना और फैमिली छोड़ना, कारोबारों को जल्दी में ख़त्म करना, इट वॉज टू डिफ़िकल्ट, इम्प्रैक्टिकल लग रहा था इतना शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के अंदर इनको भेजने की बात। तो सबसे पहला चैलेंज जो है वो शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट डेडलाइन है। दूसरा, इट इज़ बिकमिंग अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अगर हम इसकी बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्यों बना है? वो इसलिए बन रहा है क्योंकि ज़्यादातर अफगान रिफ्यूजीज़ में देखा जाए तो तकरीबन 52% अगर देखा जाए तो रिफ्यूजीज़ हैं, और उसमें 15% जो हैं, 52% है ओवरऑल, इसमें बच्चे, चिल्ड्रन, और उसमें से 15% उन बच्चों में से वो बच्चे हैं जिनकी एज 4 साल है। तो इस सारी सिचुएशन में उनको यहाँ से भेजना और उस तरफ
और वहाँ पे भी तैयारी प्रॉपर ना हो, इस मौसम के अंदर ये बहुत ही बड़ा मसला है। 76% तो वहाँ पे औरतें हैं और उन औरतों के अपने मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, उनको वापस भेजना, इस सारी सिचुएशन में ये कैसे मैनेज कर सकते हैं? और एजुकेशन वादी में छोड़ के जाना, तो इट इज़ बिकमिंग अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि बच्चे, औरतें, बूढ़ी, उनको इतने शॉर्ट स्पैन में भेजना, इट इज़ टू डिफिकल्ट, और आगे से भी तैयारी है कि नहीं है, इस तरीके से। तीसरा चैलेंज हमें सबसे बड़ा अफगानिस्तान के साथ फ्यूचर रिलेशंस के बारे में भी नज़र आ रहा है कि जब हम यहाँ से इनको भेजेंगे तो आगे से अफगानिस्तान भी इस मामले में रेडी है कि नहीं है, प्रिपेयर है कि नहीं है, और ये जब जाएंगे उसकी इकॉनमी ऑलरेडी ठीक नहीं है, उस पर मजीद बर्डन भी क्रिएट हो सकता है, जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस पे असर पड़ सकता है। कि ये भी सोच आ सकती है कि इस डिफ़िकल्ट टाइम्स के अंदर हम मज़ीद डिफ़िकल्टीज तो कोई क्रिएट नहीं कर रहे अफगान जो हुकूमत है उसके लिए। तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है, चूँकि उनके साथ हमने परमानेंट रिलेशंस रखने हैं, तो इसको ज़रा थॉरली देखने की ज़रूरत है, चूँकि उनके साथ रिलेशंस को इंटेंगल भी कर सकते हैं सारी चीज़ें। और जो चौथा है वो सबसे बड़ा इनको भेजने में जो चैलेंज है, दैट इज़ पॉलिटिकल स्टेक्स ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान। There are many political parties in Pakistan who claim that Pakistan should not send back these refugees. इस रिपेट्रिएशन के प्रोसेस को कम होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। काफ़ी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी हैं कि इनको वापस नहीं भेजना चाहिए बिकॉज ऑफ देयर वोट बैंक और बिकॉज ऑफ देयर पोलिटिकल एफिलिएशंस, बिकॉज ऑफ देयर पोलिटिकल इंटरेस्ट और इन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस। तो ये पोलिटिकल पार्टीज भी मुखालिफ हैं कि इनको वापस भेजा जाए बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। तो ये हमें चार सबसे बड़े जो हैं नज़र आ रहे हैं, चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं इस इशू को जो है वो ख़त्म करने के अंदर। बट आफ्टर दीज चैलेंजेस देयर आर सर्टेन इम्प्लीकेशंस एज वेल और दिस रिफ्यूजी क्राइसिस। और अगर इस इम्प्लीकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले हमें एक ग्लोबल इम्प्लीकेशन नज़र आता है इस सारी सिचुएशन के अंदर। ग्लोबल इम्प्लीकेशन की बात की जाए तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस इशू को बहुत ज़्यादा कंडेम कर रही हैं और दे बिलीव दैट इट इज़ अ इनह्यूमन पॉलिसी कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, इनको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है, इस सारी तरीके से। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की कंडेमिनेशन हो रही है, एक ह्यूमन राइट क्राइसिस के तौर पे इसको जो है वो मूव किया जा रहा है। इसी तरीके से कुछ हमारी रीजनल इम्प्लीकेशंस हैं और रीजनल इम्प्लीकेशंस के अंदर दो आती हैं। नंबर वन, एक तो अफगानिस्तान के अंदर भेजना, तो अफगानिस्तान का रिलेशन के ऊपर असर पड़ सकता है, रीजनली के इनस्टेबल बन सकते हैं। आफ्टर दिस सिक्योरिटी थ्रेट्स ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं इससे। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान इंडियन प्रोपेगेंडा का भी शिकार हो रहा है और इंडिया प्रोपेगेंडा भी कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ज़बरदस्ती भेजना और ये सारी चीज़ें। तो रीजन में भी इसका असर पड़ रहा है, रीजनल रिलेशंस के ऊपर, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग अफगानिस्तान एंड इंडियन प्रोपेगेंडा रीजनल बेसिस के ऊपर। और साथ साथ में कुछ डोमेस्टिक इम्प्लीकेशंस भी हैं विद इन पाकिस्तान बिकॉज दिस इशू इज बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल माइलेज विद इन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन पाकिस्तान, वो चाहे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं या दूसरे एलिट्स हैं। और ख़ास करके जो आइडेंटिटी इश्यूज भी हो रही हैं कि भाई अगर आप नहीं भेजते तो जो सिंधीज हैं, उर्दू स्पीकर्स हैं, उनके लिए मसले हो रहे हैं, अगर भेजते हैं तो अफगानीज़ के लिए मसले हो रहे हैं डोमेस्टिकली। और हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को पॉलिटिकल माइलेज के तौर पे यूज़ किया जा रहा है इसको, कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि वो कर रही है और ये कर रही है। तो एक पोलराइजेशन क्रिएट हुई है विद इन पॉलिटिकल पार्टीज़ इस इशू को लेके, जो कि इसको मज़ीद एग्जरबेट कर रही है इस पूरे क्राइसिस को। फिर हम प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हैं, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं इस पूरे इशू के बारे में। तो उसका भी आपको अंदाज़ा इस सेंस में लग सकता है कि जो सबसे पहली बात तो ये है कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ अगर देखी जाए प्रॉस्पेक्ट में, फ्यूचर अगर ये डिपोर्टेशन हो जाती है तो पाकिस्तान के अंदर जो डेमोग्राफिक इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे काफ़ी हद तक। ये जो उर्दू स्पीकर और ये सिंधी और ये अर्बनाइजेशन के इश्यूज़ हैं ये हल हो सकते हैं, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सेकेंडली, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आ सकती है पाकिस्तान के अंदर इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और इसी के साथ साथ ही अगर हम आगे देखें तो हमें एथनिक हार्मनी क्रिएट हो सकती है आफ्टर दैट,
विद इन पाकिस्तान, एंड हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन बड़ी इंप्रूव हो सकती है इस डिपोर्टेशन के बाद, और साथ में पाकिस्तान एक लॉन्गर टर्म के ऊपर एक प्रॉपर पॉलिसी डायरेक्शन भी सेट हो जाएगी हमारी, क्योंकि वरना इतने सारे जो अफगान रिफ्यूजीज होते थे तो उसके लिए पॉलिसी अलग बनानी पड़ती थी, जो भी पॉलिसी आती थी वो इनको देख के थोड़ा डाइवर्ट हो जाती थी। तो ये अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं अगर इस बात की दी जाए तो। सिमिलरली कुछ सजेशंस भी हैं कि इस मसले को कैसे डील किया जा सकता है। सबसे पहले पाकिस्तान शुड लुक आफ्टर रीविजिट इट्स पॉलिसीज। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, रेज हुए हैं, उनको डिफरेंटली ट्रीट करने की ज़रूरत है। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक अदर कैटेगरीज, नंबर वन। सेकेंडली जो है, हर कैटेगरी के लिए हमें एक डिफरेंट पॉलिसी को वजह करने की ज़रूरत है। There must be a clear policy for each category। और इसी के साथ साथ थर्डली जो है, इस पूरे रिपेट्रिएशन के प्रोसेस के अंदर ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखने की ज़रूरत है। उनको डिग्निफाइड तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से वापस भेजने की ज़रूरत है। और साथ साथ में जो है इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनको हम वापस भेज रहे हैं तो हमें अफ़गानिस्तान के अंदर ही जाएंगे, और अफ़गानिस्तान भी हमारा एक हमसाया मुल्क है जिसके साथ रिलेशन हमेशा ठीक करके रखने हैं। अगर उनको यहाँ पे ज़बरदस्ती और किसी अनडिग्निफाइड तरीके से भेजेंगे तो फ्यूचर में रिलेशन बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान की हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी सपोर्ट की, बीइंग द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट नेबरिंग स्टेट होल्डिंग अ बॉर्डर। तो इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है। इसके इन चीज़ों को फॉलो करके हम इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही स्मूथली लेके जा सकते हैं। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम अफगानिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हमने उसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखी, उसमें हमने अमेरिकन विथड्रॉल को देखा, और उस विथड्रॉल के कॉजेज़ देखे, और उस विथड्रॉल के ग्लोबल, रीजनल और पाकिस्तान पे इम्प्लीकेशंस देखे, और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ देखी, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होनी चाहिए। रिफ्यूजीज़ क्राइसिस हमने देखा क्या हो सकता है इसके बाद, और साथ में हमने जो तालिबान रजीम है उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं हमने उसको भी देखा। थैंक यू।